जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अंकित बीएचडी पर। तो आज मैं आप लोगों के सामने इंडियन कोस्ट गार्ड सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर आया हूं और उनसे पूछेंगे अभी उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी रही जिससे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और अभी मैं उनको अपने चैनल पे बुलाना चाहता हूँ। आ जाइए भाई। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जो आपने इतना वक्त निकाल कर यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए सोचा है। ठीक है, थैंक यू भाई एंड गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू भाई फॉर गिविंग मी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माय सेल्फ एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ अंकित बीएचडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, माय नेम इज़ श्रीकृष्ण सिंह। आई एम फ्रॉम ग्वालियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स इन प्रेजेंट टाइम इलाहाबाद। हम प्रेजेंट टाइम इलाहाबाद में सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी में तैयारी कर रहे थे, बट स्वाभाविक रूप से हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर होता है वो निकल गया था और इसका जो फिजिकल था वो गोवा में गया था, हमारा जो फेज सेकंड होता है इसका। और उसके बाद जो फाइनल मेरिट थी जो अभी जनवरी में आई है 11-12 जनवरी को, उसमें हमारा फाइनल मेरिट में नाम आ गया है। तो अब इसकी हमको ज्वाइनिंग जो है वो उड़ीसा चिल्का में गया है, उस वहाँ पर हम ज्वाइन करने वाले हैं। और दोस्त पूछिए क्वेश्चन। तो भाई अब मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखो, पहले तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, उसके बाद अपना स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 के लिए इन्होंने क्या क्या रणनीति बनाई जिससे इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो भाई अपनी रणनीति बताइए कि आपने किस विषय में कितना वक्त दिया है और किस टीचर से पढ़ा है और कौन सी बुक से आपने अपना ये स्टडी की है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कोस्ट गार्ड का पेपर होता है इसमें 3 पोस्ट होती हैं। एक होता है डीबी, एक होता है जीडी, एक होता है यांत्रिक। तो डीबी की जो पोस्ट होती है वो 10th बेस पे देखी जाती है और जो जीडी की पोस्ट होती है वो 12th बेस पे देखी जाती है। एंड थर्ड पोस्ट होती है यांत्रिक की, जो कि ग्रेजुएशन वाले मतलब आईटीआई वाली पोस्ट डाल सकते हैं, आईटीआई जो कंप्लीट किए हों। तो इनका क्वेश्चन आया भाई का कि जीडी को मतलब हमने कैसे क्रैक किया। तो इसको मतलब क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी मतलब प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे कि इनका क्वेश्चन है कितने मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, मैंने जीडी का अप्लाई फॉर्म किया था, मैंने खुद जीडी का अप्लाई किया था। तो इसमें 110 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आते हैं इसमें, जिसमें डीबी के क्वेश्चन रहते हैं 60 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट रहता है, 60 मार्क्स रहते हैं और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग रहता है। और जीडी इसमें क्वेश्चन आते हैं 50 और इसका टाइमिंग रहता है 30 मिनट। इसका सिलेबस होता है फिजिक्स एंड मैथ। और डीबी का सिलेबस होता है रीजनिंग, अर्थमेटिक, इंग्लिश और करंट अफेयर। भाई इसमें एक और डाउट आता है कि जो उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, तो उसमें कितना वक्त मिलता है, अपने को ब्रेक मिलता है। जो स्टेज फर्स्ट जो डीबी वालों का होता है उसी के साथ जीडी वालों का होता है, उसमें जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको कितना टाइम मिला था। जैसे कि इन भाई का क्वेश्चन आया है कि मतलब डीबी के बाद कितने आफ्टर मिनट बाद जीडी का क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, दोनों क्वेश्चन ये मतलब दोनों पेपर एक ही टाइम पे स्टार्टिंग होते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम हॉल में हॉट सीट पे बैठे हैं और अपने सामने डीबी का पेपर चल रहा है, जैसे अपने डीबी का पेपर 60 मिनट कंप्लीट होते हैं उसके बाद अपना जीडी का पेपर खुल जाता है। मतलब उसमें लगभग 2-4-5 मिनट वेट करना होता है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे, उसको कैंसिल करके जीडी के पेपर के लिए अप्लाई करना होता है। वो सर आगे खुद वहाँ पे आपको बता देंगे, आपको घबराना नहीं है वहाँ पे। ऐसे उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और उसमें वोकैब किस लेवल की आई थी, या एयरफोर्स लेवल की थी या नेवी की लेवल की थी। तो इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश मतलब मैं तो मानता हूँ इंग्लिश बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसमें आप अगर मेहनत करते हैं तो इंग्लिश आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे कि इनका क्वेश्चन आया है कि इंग्लिश का लेवल कैसा था, नेवी का लेवल था या एयरफोर्स का लेवल था। तो मैं कहना चाहूँगा इंग्लिश का लेवल था वो बेहतरीन लेवल था। मतलब आप बोल सकते हैं एयरफोर्स नेवी दोनों को इक्वल मान सकते हैं, आप इक्वल मान सकते हैं क्योंकि लेवल बहुत अच्छा था। और आप इंग्लिश के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आप, मैंने तो सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी में पढ़ा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में पढ़ रहा था और मैं सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा था और मैंने कोस्ट गार्ड फॉर्म डाल दिया था जैसा कि बताया भाई ने, तो वो मेरा निकल गया था। तो मैंने वहीं पे तैयारी कर रहा था इंग्लिश के लिए। तो आप सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी में जो उमेश सर है ना, इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश। आप एक बार उनके चैनल को विजिट कीजिएगा, सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी इंग्लिश विद उमेश सर। रात को 11 से 12 लाइव पढ़ाते हैं। आप एक बार उनके चैनल पे जाइएगा, जो उनके पढ़ाने का तरीका है बहुत ही शानदार है। आइडम फ्रेज वगैरह इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब याद कैसे करें कि भूलें ही ना। मतलब कोई भी क्वेश्चन याद ऐसे करा देते हैं कि भूलने का कोई वही नहीं रहता है। मतलब आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। आपको ये लगेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। मतलब आपका 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
और भाई इसके लिए आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? यस, इसके लिए बुक आपको वही रिकमेंड है, जैसा कि आप ऑनलाइन 11 से 12 पढ़ेंगे, रात को मैंने बताया आपको सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी सर्च करेंगे, इंग्लिश उमेश सर, 11 से 12 आप वो पढ़ेंगे। और उनकी महा मैराथन जो क्लास चलती है रात को 11 बजे, शनिवार रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक, उस महा मैराथन को करेंगे। उसके बाद आप एक केडी कैंपस की बुक आती है इंग्लिश, नीतू मैम वाली, केडी कैंपस की फर्स्ट वॉल्यूम, उसको लेंगे। उसमें रूल्स जो भी रहते हैं बेसिक से टू एडवांस लेवल, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सजाया है, इतने अच्छे से सजाया है। आज यदि आप उनके रूल्स को पढ़ लेते हैं, जैसे नाउन में आ जाओ, सराउंडिंग्स हो गया, पोलिस हो गया, ट्रैफिक हो गया, ये सभी ये होते हैं, मतलब ये कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेराइव किया है। यदि आप नीतू मैम को बुक को फॉलो कर लें और इंग्लिश में तो उमेश सर को फॉलो कर लें, आप डेफिनेटली इंग्लिश में कॉन्फिडेंस पा जाएंगे। तो अब इंग्लिश का आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इन्होंने सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी से अपनी इंग्लिश को कवर किया था, उमेश सर का नाम जैसा कि ये बोल रहे हैं। और इसके बाद आप बात करते हैं इन्होंने जो अर्थमेटिक है इसको कैसे क्लियर किया और उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं, कि इसके बारे में बताइए। तो अर्थमेटिक के लिए मैंने तो अर्थमेटिक को जो सॉल्व करते हैं ना, एक मैंने छोटी सी बुकलेट ले ली थी जो कोस्ट गार्ड की, मतलब आर अग्रवाल की आती है, उसमें तो कुछ क्वेश्चन लगाता था। और जैसे अर्थमेटिक मैंने मॉक टेस्ट होते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट चलते हैं, उन मॉक टेस्टों को मतलब मैं टेस्ट उन्हीं को लगाता था। जैसे कि अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हीं को लगाता था और उनका पूरा फुल सॉल्यूशन मतलब मॉक टेस्ट पे लेता था। उन्हीं को बहुत अच्छे से लगा के, मतलब लगभग मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लिए थे, लगभग 50+ हो गए थे। तो जितने मतलब क्वेश्चन कलेक्शन हो गया था, उन कलेक्शन मतलब वहीं से क्वेश्चन लगभग मैच हो गए थे हमारे क्वेश्चन। तो भाई विषय को साइड में रखते हुए अभी इन्होंने बोला है कि मॉक टेस्ट कितना रोल निभाते हैं अपने जो एग्ज़ाम हॉल में? क्या आप उसका प्रेशर हैंडल कर पाते हैं एग्ज़ाम का? जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो कैसे उससे मैनेज हो जाता है? टेक्स्ट बुक से आपने बताया है जिस ऐप के बारे में, तो वो सही ऐप है? तो इन भाई का क्वेश्चन आया, मतलब आप सभी दोस्तों को जैसा कि क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब मॉक टेस्ट का कितना रोल है, मॉक टेस्ट लगाएं या ना लगाएं, मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगाएं या ऑनलाइन लगाएं। तो हम तो आपको रिकमेंड करना चाहिए मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएंगे, क्योंकि आजकल जो भी कोस्ट गार्ड पेपर करवाता है वो ऑनलाइन ही करवाता है। तो आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। विदाउट मॉक टेस्ट आई थिंक एग्जाम को क्लियर करना डिफिकल्ट होगा। मॉक टेस्ट 100% लगाएं। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका सॉल्यूशन जरूर लगाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे मॉक टेस्ट लगा लिया उसके बाद वो सॉल्यूशन नहीं लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एक सॉल्यूशन जरूर लगाएं। और विदाउट मॉक टेस्ट आप बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। मॉक टेस्ट 100% लगाएं, मैंडेटरी है, हमारी तरफ से सजेशन है आपके लिए। तो भाई अपना अर्थमेटिक भी हो गया है, अब बात करते हैं अपनी रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में पहले तो अर्थमेटिक में क्वेश्चंस किस टाइप के, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा मतलब हाई लेवल के नहीं थे, जो आते हैं मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आगे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इन सभी से क्वेश्चन मतलब लगभग ज़्यादा था, इनका रेशियो मतलब ज़्यादा था। तो सबसे पहले आप इन टॉपिकों को लगाएं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें। और बाकी इनको कवर करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट मतलब जैसे आपने 50, 60, 70 मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपका लगभग कलेक्शन क्वेश्चनों का ज़्यादा हो जाएगा। उनको एक अच्छी सी फेयर बना लें और उन सभी को रख लें और उन्हीं मतलब क्वेश्चनों को बार बार लगाएं। ये नहीं करें कि मतलब ये बुक्स भी पढ़ ली, दूसरी बुक्स भी पढ़ ली, मार्केट चले गए, तीसरी बुक्स भी लाए और तीनों बुक एक साथ पढ़ रहे। नहीं, एक बुक फॉलो करें, उसको 3 बार लगाएं। तो इनका ये कहना है कि कोई भी बुक लो, एक लो, उसी को बार बार पढ़ो, ना कि दूसरी 2-4 बुक लेनी उनको 2-4 बार पढ़ा। तो एक ही बुक को लेना है, एक ही बार, जितनी बार उसको पढ़ पाओ तो उसको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में। ठीक है, अब रीजनिंग के बारे में थोड़ा बताइए। रीजनिंग को आपको लगाने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन घबराना नहीं है। रीजनिंग लगाने के लिए जो एक आती है तर्क शक्ति के नाम से एक बुकलेट आती है, हमने उसको लगाया था। आप भी उसको परचेस कर लेना, मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन कर लेना, अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी। तो उसमें मतलब क्या है, ट्रिकें वगैरह उसमें दी ज़्यादा हैं, जैसे कि अपन ब्लड रिलेशन हो गया या कैलेंडर हो गया। इनको लगाने के लिए जैसे बच्चे मतलब वैसे कोड वगैरह याद करते रहते, तो उसमें विदाउट कोड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसमें कोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो अच्छी बुकलेट है। और रीजनिंग मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, रीजनिंग तो आप नॉर्मल क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जो डीबी में अपना जीएस सेक्शन आता है, जीएस सेक्शन में भी क्वेश्चंस आते हैं, जीएस सेक्शन को आपने कैसे कवर किया? जीएस को मैं एक्चुअली यूट्यूब पे कवर करता था, मतलब यूट्यूब पे एक चैनल था, उन्हीं से मैं पढ़ लेता था। मतलब प्रॉपर एक चैनल ही मैं फॉलो करता था। मतलब जैसे
अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन रहते थे उसको पढ़ लेता था। और जो लूसेंट की जो विविध रहती है ना, पीछे जो विविध रहती है लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव आती है उसकी जो पीछे विविध है उसको मैंने फॉलो किया था, उसको मतलब अच्छे से लर्न कर लिया था। और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट, इसके भी मॉक टेस्ट वही कलेक्शन, मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। तो भाई का कहना ये है कि मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको प्रेशर हैंडल करना पहले तो ये आ जाएगा, और उसमें जो क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमको किस टाइप से करने हैं क्वेश्चंस को, और कितना टाइम लगता है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया है? हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट आपको सभी को पता ही है कि जीडी सेक्शन को कवर करने के लिए टोटल 110 क्वेश्चन रहते हैं, और फर्स्ट सेक्शन में मिलता है आपको 45 मिनट और सेकंड सेक्शन में मिलता है आपको 30 मिनट, यानी 40-30 यानी 75 मिनट आपको टोटल टाइम मिलता है। 75 मिनट में आपको 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, सोचिएगा। तो इसको आपको हैंडल करने के लिए आपको जो मतलब पहले क्वेश्चन इजी लग रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है एक बार आप उनसे गो थ्रू हो जाएं, मतलब जो क्वेश्चन आए उनको अच्छे से कर लें। जैसे कि पहले डीबी खुलेगा जिसमें 60 क्वेश्चन लगभग आपको 50 क्वेश्चन बन गए, मतलब आपको आ रहे हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे, तो आप पहले 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ना कि उन 10 क्वेश्चनों पे। 50 क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका जो शेष टाइम बचता है उस शेष टाइम को वो 10 क्वेश्चन पे दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन थोड़े टाइम वाले हैं, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते तो हैं रियलिटी में, लेकिन उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे 2-3 मिनट लग जाते लगभग। वो क्वेश्चन जानबूझकर डालते इसीलिए क्योंकि लड़का इनमें आकर इन्हीं क्वेश्चनों में लगा रहे और आगे क्वेश्चन देख ही ना पाए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पहले इजी वाले करने हैं और फास्ट करने हैं। मतलब लगभग 50 क्वेश्चन आपको 50 to 55 क्वेश्चन आपको फास्ट करने हैं। उसके बाद जो लगभग 7-8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो बच रहे हैं आपके टाइम वाले हैं उनको आप बाद में करें। उसके बाद यही सेम क्वेश्चन आपको जीडी में रहेगा, तो जीडी में भी आपको यही करना है। जीडी में आपके लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन यानी 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 नंबर का एडवांस मैथ आएगा। तो उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि एडवांस मैथ को सॉल्व करने के लिए टाइम तो चाहिए, लेकिन वहाँ पे टाइम अपने पास इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए आप वही करें, सरल क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट कर लें और कठिन क्वेश्चनों को बाद में करें। यही पर्सनल सजेशन है हमारा आपके लिए दोस्तों। तो भाई एक बार अपने टीचर्स के बारे में बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट, ऐसे रीजनिंग के लिए आपने किन से पढ़ा है, ऐसे अर्थमेटिक किन से पढ़ा है, और जीके अगर किसी टीचर से आपने पढ़ा है तो उसके बारे में बताइए, और इंग्लिश में तो आपने बता ही दिया है उमेश सर के बारे में, ठीक है। तो एक बार रीजनिंग के बारे में और जीके के बारे में, और रीजनिंग, जीके और अर्थमेटिक, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है इंग्लिश विद उमेश सर से हम पढ़े हैं, और सर का क्वेश्चन है कि एडवांस मैथ हमने किससे पढ़ा। एडवांस मैथ के लिए आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं मयंक चतुर्वेदी सर, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, उनसे मैंने पढ़ा है। और भाई का क्वेश्चन आया है अर्थमेटिक मैंने किससे पढ़ा है। अर्थमेटिक के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की है। अर्थमेटिक के लिए मैं बुक लाया था और रीजनिंग के लिए बुक लाया था, इन दोनों के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की है। और इंग्लिश हो गई। अब आपके क्वेश्चन बच रहा है फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए आप RS सर से पढ़ें। RS सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, और इसी के लिए पढ़ाते हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ाते हैं, स्पेशली NDA को भी रिकमेंड करते हैं वो। RS सर बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। RS सर आप फिजिक्स RS सर से पढ़ें, बाकी सभी सब्जेक्ट वही है। भाई एक बार अपनी जो आपने कितने घंटे स्टडी की है घर पे, या सेल्फ स्टडी कितनी की है और कितनी ऑनलाइन पे की है, एक बार इसके बारे में और बताइए। तो दोस्तों आपको स्ट्रेटजी मतलब आपको सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब एग्ज़ाम इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम है, आप नॉर्मल अच्छे से पढ़ाई करें 100% क्लियर हो जाएगा। आई एम 100% श्योर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेटजी बस कुछ नहीं है, आप एक छोटा मतलब एक टारगेट बना लिया करें। जैसे कि आप एडवांस मैथ है तो उसमें एक छोटा सा सब्जेक्ट उठा लें। जैसे कि उसमें अलजेब्रा आपने उठाया, अलजेब्रा में आपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री उठाई, अलजेब्रा होता है, कैलकुलस होता है, उसमें जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री उठाई तो ट्रिग्नोमेट्री के आपने फॉर्मूले सभी पढ़ लिए। फॉर्मूले पढ़ने के बाद उन्हें क्वेश्चन लगाए, मतलब एक पर्टिकुलर वो ले लेकर, मतलब डे बाय डे टारगेट, ना कि आप मतलब कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे, मतलब 18 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे, 22 घंटे पढ़ेंगे, इनसे कुछ नहीं होता है। आप एक मतलब टारगेट बनाया करें, मतलब मैथ में इतना पढ़ना है, इंग्लिश में इतना रहेगा, हमारा इतना रहेगा, अर्थमेटिक में इतना रहेगा, GS में इतना रहेगा। इन सभी का एक पार्टिकुलर टाइम, मतलब एक पार्टिकुलर टारगेट बनाए, और जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता एक दिन का, तब तक आपको कुछ दूसरा काम नहीं करना है। कोई भी कुछ बोले, आपको दूसरा काम नहीं करना है। उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद ही आप कुछ आगे बढ़ाएं। मतलब एक दिन का टारगेट कंप्लीट करना है कंपलसरी है, यही स्ट्रेटेजी है। मतलब जैसे एक सब्जेक्ट का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम बना लें,
ओके। तो एक चीज़ और है कि अगर हम देखें कि नॉर्मल वे में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसे क्रैक करने के लिए कितना नॉर्मल मिनिमम टाइम कितना देना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए? सर का क्वेश्चन आया कि मतलब एक क्वेश्चन मतलब एक सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल टाइम कितना देना चाहिए। आई थिंक नॉर्मल टाइम आपको सब्जेक्ट अनुसार करना चाहिए। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट, जैसे हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो हमको नहीं लगता कि हमको मैथ में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम और दूसरे सब्जेक्ट पर कमांड करेंगे तो बेहतरीन नंबर पाए जाएंगे। अब जैसे आपका हो सकता है रीजनिंग अच्छा हो सकता है आपका जीएस अच्छा हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम मैनेज करेंगे। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करेंगे। ये नहीं करना है आपको मतलब 15-18 घंटे पढ़े ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मतलब उतना ही पढ़ना जितना आपको मन लग रहा है। मतलब जब तक आप खुश दिल हैं उतना पढ़ाई करें, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। जब तक खुश दिल है उतनी अच्छे से पढ़ाई करें, और नॉर्मल अच्छे से पढ़ाई करें, आराम से हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेनी है। तो एक चीज़ और है कि अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं, तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया है? यस भाई का क्वेश्चन आया, बिल्कुल एकदम रियल क्वेश्चन आया है। मतलब कभी कभी अपन बैठते हैं और क्वेश्चन अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन होता है, तो पता चलता है अपन को पहला ही क्वेश्चन नहीं आया है, और उसके अपन ने स्क्रॉल किया तो दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आया। तो मतलब एकदम माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है और फुल टेंशन में आ जाते हैं। मतलब ये लगता है अब क्या होगा हमारा। तो आपको मतलब घबराना नहीं है उस स्थिति में भी। आपको बिना घबराते हुए, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको स्किप कर दीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन देखा ही नहीं है कुछ देर के लिए, स्किप करते हुए आप अगले क्वेश्चन पे जाएं। मतलब इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें सबसे पहले। आप लगभग जितने आपको इजी क्वेश्चन आ रहा है उस इजी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएँ। यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा दे देंगे तो आपका हो सकता है आप इजी क्वेश्चन आप बाद में ना कर पाएँ, क्योंकि 45 मिनट है और 60 क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए हमारा। क्योंकि आपको इसलिए आप इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएं और उन पर टाइम अपना खर्च करें। ऐसे मान के चलिए अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कैलकुलस से आ गया, अगर आपका कैलकुलस कंप्लीट है और फिर भी उसका क्वेश्चन नहीं बना, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे प्रेशर जो होगा उसको कैसे हैंडल करेंगे? यस कुछ दोस्तों को मतलब यही डाउट रहता है, जैसे कि उन्होंने देखा कि उनको पता चला कि हमने कैलकुलस पे घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, अल्लाह उन्होंने 1 महीने तक कैलकुलस में ही लगे रहे और दिन रात वो कैलकुलस ही लगाते रहे, और वहाँ पे उनका कैलकुलस का क्वेश्चन आया तो उनका वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है वहाँ पे। उनको लगता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप हो सकता है एग्जाम से बाहर भी हो जाएं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड 3-3.5 लाख फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 250 कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो हो सकता है आप इस 250 कैंडिडेट में आपका नाम ना आए, आप बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए तुरंत, बिना कुछ सोचे हुए उस क्वेश्चन को स्किप करना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपने और भी रीजनिंग पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, अर्थमेटिक लगाया है, उसको सॉल्व करिए ना। क्यों उसके पढ़े एडवांस मैथ में? एडवांस मैथ में अगर जैसे क्वेश्चन वो आ रहा है कैलकुलस को छोड़ दीजिए, उसको ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, आगे चल के वो लगाइए, प्रोबेबिलिटी वगैरह लगाइए, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुरंत स्किप करिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ऐसे जब आप एग्ज़ाम हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया और आपने जब रिजल्ट देखा तो ऐसे मान के चलिए आपके वहाँ पे ग्रीन आया, ठीक है, ग्रीन लिख कर आया, उस फीलिंग को आप कैसे शेयर करेंगे? यस भाई का क्वेश्चन, भाई का मतलब आया है कि मतलब जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मैंने अपना रिजल्ट अपने मोबाइल पर ही देखा था, तो जैसे ही इंडियन आईसीजी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया और वहाँ पे मैंने जीमेल आईडी अपना पासवर्ड फिल किया, तो वहाँ पे जैसे ही मतलब मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा था कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो मतलब ये देखने के बाद मेरा खुशी का मतलब कोई वही नहीं रहा, मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब मैं प्रफुल्लित हो गया था, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी उस समय, और आज भी हैप्पीनेस है। जाते हैं उड़ीसा में, अभी उन्होंने बुलाया हमको 12 फरवरी में उनकी रिपोर्टिंग करना है। देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, और देश सेवा करना चाहते हैं, देखते हैं कैसा है। तो लास्ट में यही आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? तो दोस्तों आपको सजेशन यही है कि आपको घबराना नहीं है, बिना घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक जगह, आप जो देख रहे हैं एक जगह आपकी ही है। इसमें मतलब 250 कैंडिडेट लिए जाते हैं, जो जितने भी 250 कैंडिडेट लिए जाते हैं, इसमें 260 अप्रॉक्स। तो इसमें से आप ही हैं जो देख रहे हैं आप इस समय, ये आपका ही नाम है। 100% आप होंगे, आप ही होंगे। आपको एक स्ट्रेटजी जो मैंने बताया आप इसको फॉलो कीजिए। मतलब सर्वप्रथम आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उनको ज़रूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट लगभग आप 50 to 60 अराउंड, इससे ऊपर लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने मिनिमम लगानी चाहिए। मॉक टेस्ट लगाएं
और मतलब एक सब्जेक्ट का एक टारगेट बना लें, मतलब एडवांस में इतना पढ़ना है, अर्थमेटिक में इतना रहेगा, जीएस में इतना रहेगा, डे बाय डे का, ना कि मतलब इतने घंटे का बना ले। घंटे का नहीं बनाना आपको, क्योंकि घंटे बना लेते आप मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि आपने बना लिया 10 घंटे का टाइम टेबल, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। एक दिन फॉलो हो गया, दूसरे दिन आपके चाचा का लड़का आ गया, बोलता है आज तो अपन घूमने चलेंगे, आज अपन पार्टी करेंगे, तो वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, मतलब आपको एक टारगेट बनाना है डे बाय डे का। टारगेट बनाएंगे तो आप टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं रात को, जैसे 10-12 बज गए, तो और अपन आगे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना टारगेट चल रहा है। जैसे अपन 2-3-4 बजे तक पढ़ ही रहे हैं, मतलब जब तक टारगेट कंप्लीट हो जाए तब तक आपको पढ़ना है। हमारा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप मेहनत करिए। यदि आप मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। और आप उमेश सर से पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेट डेली करते रहेंगे, बिल्कुल मोटिवेट करते, बहुत अच्छे टीचर हैं, आप एक बार पढ़िएगा उनसे। तो अपने इंटरव्यू को यहीं पर एंड करते हैं। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे आकर अपना इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। और जाइए और अपनी वहाँ पे जर्नी स्टार्ट करिए, आईसीजी के कैंडिडेट बनिए, वहाँ पे जुड़िए। ठीक है, अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।